पहले पोर्टफोलियो को हम कुछ इस तरह से देखते हैं कि कुछ लोग अपने पिक्चर्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं अलग अलग ड्रेसेस में, अलग अलग तरह के पोजेस में, उसको भी पोर्टफोलियो कहते हैं। बट लेकिन हम एकेडमिक लेवल पे पोर्टफोलियो किसको कहते हैं? देखिए, पोर्टफोलियो का मतलब होता है जब मैं प्रॉपर तरीके से सारा चीजें अपनी एकेडमिक से लेके सारे सर्टिफिकेशंस को एक जगह कंपाइल करता हूँ, सारा मटेरियल जो भी मेरा है एजुकेशन से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड, उसको साथ साथ में उसके सारे प्रूफ्स और सर्टिफिकेशंस को एक सर्टेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक फाइल में कंपाइल करता हूं, तो उसको कहते हैं पोर्टफोलियो। समझ में आया आप लोगों को पोर्टफोलियो क्या होता है? यस मैम। वेरी गुड, वेरी नाइस। देखिए, पोर्टफोलियो में सबसे पहले लगाया जाता है आपका रिज्यूमे या आपका सीवी। सीवी का मतलब करिकुलम वाइटे। रिज्यूमे या सीवी, अक्सर लोगों को ये भ्रम होता है कि रिज्यूमे एक्सपीरियंस के लिए होता है, करिकुलम वाइटे जो होता है वो होता है फ्रेशर्स के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे फ्रेशर हैं चाहे एक्सपीरियंस्ड हैं, आप चाहें तो रिज्यूमे भी लिख सकते हैं या सीवी भी। बट लेकिन दुनिया के कुछ कंट्रीज के पार्ट के अंदर रिज्यूमे को ज्यादा प्रेफर किया जाता है सीवी के कंपैरिजन में। सीवी क्या है? सीवी क्या होता है कि लंबा होता है, लेंदी होता है। सीवी करिकुलम वाइटे मतलब पूरा आपने स्कूल से लेके अब तक का जो भी आपका एकेडमिक सफर रहा या जो भी आपका लाइफ का सफर रहा, उसको आप जब पूरा 2-4 पेजेस में पूरा एलैबोरेट पूरा डिटेल में लिख के देते हैं, तो उसको हम कहते हैं करिकुलम वाइटे। पर लेकिन वही यात्रा को जब आप छोटा करके थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा डिटेल सबऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन ना देते हुए छोटे लेवल पे करते हैं, तब वो कहलाता है रिज्यूमे। रिज्यूमे और करिकुलम वेटे में आपको डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे पहले उसके अंदर आप अपना सीवी या करिकुलम वाइटे लगाएंगे। उसके बाद सीवी लिखना आना चाहिए आपको और करिकुलम वाइटे लिखना आना चाहिए आपको, जिसमें ध्यान रखिए सबसे पहले किस तरह से लिखते हैं। आजकल जो न्यू फॉर्मेट्स है उनमें फॉर्मेट्स में इस तरह से है कि लेफ्ट साइड में ही सारा फॉर्मेट चलता है आपका। ठीक है, ऊपर सबसे पहले आपका नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, लेफ्ट साइड में आपका फोटोग्राफ, और सबसे पहली चीज होती है करियर ऑब्जेक्टिव। देखिए, करियर ऑब्जेक्टिव आपका है तो उसे यहाँ वहां से टीप कर ना लिखें। आपका अपना क्या विजन है, आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं, वही करियर ऑब्जेक्टिव में लिखिए। अक्सर इंटरव्यूअर पहला क्वेश्चन यही पूछ लेता है, तुमने अपने करियर ऑब्जेक्टिव में लिखा क्या है? और स्टूडेंट्स को वही नहीं पता होता करियर ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है, क्योंकि आप लोग उसको यहाँ वहां से टीपते हैं और लिख देते हैं। दूसरा जो कॉलम है दैट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर में भी आप लोग क्या करते हैं कि फॉर्मेटिंग आप प्रॉपर तरीके से लिखनी होती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, और हमेशा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, हाई टू लो। मतलब जो सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है उसके बाद जो, जैसे सबसे पहले मैंने लिख दिया मैंने एमबीए किया है, फिर मैंने बीबीए किया है, फिर मैंने बीसीए किया है, फिर मैंने 12th किया है, फिर मैंने 10th। तो ये इस तरह के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है हम लोग लिखते हैं। अंडरस्टूड? यस। मैं जो भी बता रही हूँ समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं माइक अनम्यूट करके। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। करियर ऑब्जेक्टिव के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख दी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखने के बाद में आपने अगर कोई भी एक्स्ट्रा, आपके पास आईटी स्किल्स है तो आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई एक्स्ट्रा इंटर्नशिप वगैरह किया है तो वो भी आप बता सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद जो है आप बताते हो आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स। एकेडमिक अचीवमेंट्स यानी स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल या किसी भी लेवल पे आपने किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन किया था या कुछ भी ऐसा किया था, तो उसका आप वहां पर नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं वहां पर कि मैंने ये जो है ये चीजें की हैं। उसके बाद आप बताते हो अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेसेस के बारे में। देखिए, आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस यानी कि आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना आना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस में साथ के साथ ही बता देती हूँ। स्वॉट, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, टी फॉर थ्रेट।
स्वॉट, सबसे पहले स्ट्रेंथ, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, आपके अंदर क्या कैपेबिलिटीज है, अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना हमें आना चाहिए कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं। उसके बाद मेरे को पता होना चाहिए मेरी क्या वीकनेसेस हैं, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मेरे अंदर क्या कमजोरियां हैं, वो भी मुझे पता होनी चाहिए ताकि उनके ऊपर काम करके मैं खुद को बेहतर बना सकूं। तीसरी चीज है अपॉर्चुनिटी, किस चीज को आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, थ्रेट, और किस चीज को आप खतरे की तरह देखते हैं, इसी को बोलते हैं स्वॉट स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस आप लोगों को समझ में आया? अगर आप स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो ही आप अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को लिख पाएंगे, स्वॉट एनालिसिस नहीं करोगे तो अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को कैसे लिखोगे? ठीक है, उसके बाद में आप लिखते हो आपकी हॉबीज, आपके इंटरेस्ट, दोनों चीजें अलग अलग हैं। हॉबी एक लॉन्ग टाइम की एक्टिविटी जो आप करते हैं जिससे लेकर आप पैशनेट है, लेकिन दूसरी तरफ इंटरेस्ट शॉर्ट लिव्ड होता है, कभी भी शिफ्ट हो सकता है, बट हॉबी इज समथिंग अ लॉन्ग टाइम पैशनेट फीलिंग you always have a time to do and get a time out to do that. That is what is hobbies and interest difference. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आखिरी में लास्ट चीज जो आप ये नोट कर रहे हैं आप लोग जो मैं बोल रही हूँ, या फिर आप लोग बस ऐसे यस मैम कर रहे हैं? No, ma'am. No. अ- यस मैम, एक इधर नोट कर रहे हैं एटलीस्ट हम। अगर आप मोटा मोटा भी लिख कर रखोगे तो आपके माइंड में रहेगा। वैसे तो अगर मेरे पास नोट्स इसके होंगे तो मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन शायद ही इसके नोट्स मेरे पास होंगे, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ साथ साथ में लिखेंगे, लिख के रखेंगे, मेन मेन पॉइंट भी लिख के रखेंगे तो आपको ध्यान में रखेगा। मैंने ऑलरेडी नोट्स बनाने बताए हैं तो नोट्स उसी तरीके से शॉर्ट शॉर्ट नोट बना लीजिए। लास्ट में आप देते हैं अपनी पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स में आपका डीओवी, फादर्स नेम, आपकी मैरिटल स्टेटस, आपका लैंग्वेज नोन, जो भी आपको है वो सब ये पर्सनल डिटेल्स देते हैं। और लास्ट में आप लिखते हो एक डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में आप लिखते हो कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड कराई है ऊपर वो सारी इंफॉर्मेशन ट्रू एंड करेक्ट है एज पर योर बिलीफ सिस्टम। लास्ट में आपके सिग्नेचर, डेट और प्लेस, रिज्यूमे खत्म हो गया। ये आप जो है इसको बोलते हैं हम रिज्यूमे, और इस तरह से रिज्यूमे लिखा जाता है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. वेरी यस गुड, वेरी मैम। नाइस। सो रहे हैं आधे लोग ऐसे, यस मैम तुम्हारा ऐसा सोते हुआ निकल रहा है। 1 बज गए भाई, जाग जाओ जाग जाओ। चलिए, तो ये हुआ रिज्यूमे। तो पोर्टफोलियो में सबसे पहले रिज्यूमे या सीवी लगाएंगे, उसके बाद में रिज्यूमे या सीवी लगवाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, रिज्यूमे सीवी लगा दिया, उसके बाद में सेकेंड चीज हम लगाते हैं। अब मैं क्या शुरू करता हूँ, जो जो मैंने रिज्यूमे में अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन करी है उसके सर्टिफिकेशन लगाना शुरू करता हूँ। सर्टिफिकेशन भी वही हाई टू लो की ही सीक्वेंस में मैं लगाता हूँ। सबसे पहले मैं अगर मान लो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ तो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लगाऊंगा, फिर उसके बाद मैं ग्रेजुएट हूँ तो ग्रेजुएट की लगाऊंगा, फिर उसके बाद मैंने 10th 12th किया तो 10th 12th का लगाऊंगा, फिर उसके बाद मैंने लिखा था मेरे एकेडमिक अचीवमेंट में मेरे को ये सर्टिफिकेट मिला या ये मेडल मिला, कुछ भी मिला तो वो चीजें लगाऊंगा। फिर मैंने लिखा था मैंने इंटर्नशिप किया तो मैंने इंटर्नशिप का लगाऊंगा। मेरे पास जो जो सारे सर्टिफिकेशंस हैं, मतलब जो जो मैंने रिज्यूमे में लिखा है कि मेरे पास ये चीजें हैं, ये मैंने कर रखा है, तो वो सारी चीजें आप किसके सपोर्ट में लगाते हो? आप लगाते हो अपने रिज्यूमे के सपोर्ट में लगाते हो। मतलब रिज्यूमे के जिस जिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो जो क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेशंस के बारे में आपने मेंशन किया है वो सारा क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन जो है वो आप उसमें लगा दोगे। उसके बाद वो पूरा आपका एग्जीक्यूटिव बैग बनकर हो जाता है तैयार, जिसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। जब भी कहीं भी इंटरव्यू पे जाए तो अपने पोर्टफोलियो को अपने साथ कैरी करे। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. तो ये तो होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिकॉज ये एक, देखिए, बिजनेस कम्युनिकेशन यार, अपने आप को बेचना, यू आर सेलिंग योर सेल्फ। मतलब सेलिंग योर सेल्फ का मतलब है यू आर सेलिंग योर स्किल्स, यू आर सेलिंग योर नॉलेज, यू आर सेलिंग योर कैपेबिलिटीज टू डू वर्क। तो आपको पहले अपने लिए तो एक चीज प्रेजेंट, आपकी जो रिप्रेजेंटेटिव बने, पेपर्स,
क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है आपके पेपर्स की। आपके पेपर्स क्या बोलते हैं? क्योंकि अगर मैंने रिज्यूमे में लिख दिया मैंने ये किया है और साथ में मैंने डिग्री लगा दिया, तो वो तो अपने आप में वेल प्रूव्ड उसको दिख जाएगा वहां पे कि हाँ जो बंदा बोल रहा है वो उसके पास ऑलरेडी है। तो यानी कि मेरे को ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है, जो भी बंदा कह रहा है उसके पास वो चीजें अवेलेबल है। like this is, so it will become a very solid representation of you that I am possessing these skills and I'm having the certification of all those skills. Understood? Yes. Yes, ma'am. Any Yes, ma'am. doubt? No, No, ma'am. बहुत बढ़िया। तो चलिए, आपको क्या आता है? शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। एक आता है आपको लिखने के लिए प्रिपेयरिंग फॉर टेलीफोनिक इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद आपको टाइप ऑफ कम्युनिकेटर्स पता होने चाहिए, ये जरूरी है, इसके ऊपर आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन। ट्रैवलिंग फॉर बिजनेस पे आ जाता है। मेमोरेंडम आपको लिखना आना चाहिए। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले टेलीफोनिक इंटरव्यू। देखिए, टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए जब भी आपको आए, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए बताइए, या आप लोग बताएंगे? माइक अनम्यूट करिए और बताइए कि अगर आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होने वाला है तो क्या क्या करोगे, क्या क्या करना चाहिए? मैम नेटवर्क सेल्फ सही होना इंट्रोडक्शन चाहिए। अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। एक एक करके बोलो भाई, एक साथ मत बोलो। हाँ जी, एक एक करके माइक अनम्यूट करके बोलिए। मैम मैम पहले क्या तो पढ़ा रही हैं आप? क्या करेंगे? नेटवर्क सही होना चाहिए। नेटवर्क फ्री होना चाहिए, और बैकग्राउंड बताओ। सही होना चाहिए। नहीं, देखो, सामने वाला तुम्हें कॉल करने वाला है, एक तो सबसे पहले तो अपने पास में क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास में एक पेन पेपर जरूर होना चाहिए, सबसे पहली प्रिपरेशन। ठीक है, उसके बाद आपका ये आप बोल रहे हैं नेटवर्क फ्री होना चाहिए, चलो ठीक है, उसके बाद बोलो क्या होना चाहिए? मैम हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए बोलते हो। हाँ जी। कोई मैम डिस्टरबेंस नहीं बोलते होना हो चाहिए हेजिटेशन आसपास नहीं में। होनी चाहिए। मैम सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में पूरी अच्छे से रिवाइज होना चाहिए, एंड जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं उस कंपनी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। और भाई, वैसे तो तुम लोग इतना हल्ला करते हो, इतना बोलते हो, अब जब क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया तो बोलते नहीं हो। मैम आप पूछ क्या रहे हैं, हमें ये अपने नहीं आप को पता। प्रूव करने के वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए। वैलिड पॉइंट होना चाहिए। और मैम जी, आप पूछ क्या रहे हैं, हमें यही नहीं पता। जागते नहीं हो, सोते रहते हो, तो हम क्या करें फिर? नहीं पता तो क्या कर सकती हूँ मैं इसमें? हाँ अभी ज्वाइन किया हमने। हाँ जी, बोलिए भाई। और क्या होना चाहिए? एक टेलीफोनिक इंटरव्यू देने जा रहे हो तो और क्या क्या तैयारी होनी चाहिए आपके एंड पे? आपके आसपास में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए मैम। वेरी गुड, वेरी नाइस। और Answer professionally. यस, वेरी गुड। मैम पोलाइटली आंसर देना चाहिए। कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये क्लास वीकनेस में और स्ट्रेंथ इतने पता होनी। बच्चे इतने कम क्यों हैं? 22 लोग दिख रहे हैं, सिर्फ 22-23 लोग। हनुमान जयंती है ना इसलिए। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो दानिश? हनुमान जयंती है ना इसलिए। मतलब कुछ भी है ना, कुछ भी भावुक होने लगे शुरुआत में ही। अभी तो 1.5 घंटा पड़ा है, अभी से भावुक हो रहे हो? नहीं मैम, जल्दी उठाऊं आपकी क्लास लेने के लिए? माय गॉड, मतलब तुम 2 बजे उठते हो? देखिए, टेलीफोनिक इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सबसे पहले जो है, एक पेन पेपर तुम्हारे पास जरूर होना चाहिए। जब आप उठाएं फोन तो आपकी टोन बहुत ही पोलाइट होनी चाहिए। आपका बात करने, देखिए, जब हम किसी की आवाज सुनते हैं तो आवाज से भी हम सामने वाले के बारे में एक आकृति बनाते हैं। तो आपकी टोन पोलाइट होनी चाहिए,
पिच जो होती है नॉर्मल होनी चाहिए, वॉल्यूम लाउड नहीं होनी चाहिए। आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या आंसर बैक कर रहे हैं वो एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए। अननेसेसरी एक्स्ट्रा सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश ना करें। जो आपसे पूछा जा रहा है स्पेसिफिक, वही स्पेसिफिक आंसर आपको देना चाहिए। जिस भी कंपनी के रिगार्डिंग आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो आपको होनी चाहिए। और क्या बोलते हैं कि आप जब किसी से भी बात करें तो उसे जो इम्प्रेशन आना चाहिए आपका वो पॉजिटिव, यानी आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी बातों में नजर आना चाहिए। सामने वाले को ऐसा नहीं चाहिए कि आप लोग जो है वो कोई नेगेटिव एरोगेंट एटीट्यूड लेकर चल रहे हैं, ऐसा उसको नहीं लगना चाहिए while giving in a telephonic interview. Understood? यस यस मैम। मैम। और पता है टेलीफोनिक इंटरव्यू में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी टोन, आपकी पिच, आपका वॉल्यूम और आपका वर्ड जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि बंदा देख तो रहा नहीं है आपको। सारा इंप्रेशन जो बनेगा वो आपके बोलने से बनेगा। उसके अलावा आपका जो टोन और पिच है आपकी उससे बनेगा। तो अपने शब्दों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, आप कह क्या रहे हैं, टू द पॉइंट बात कीजिए। अननेसेसरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। प्रोफेशनल की तरह बात कीजिए, ठीक है? ये नहीं है कि भावुक हो जाओ तुम वहां पे। ओके, मैम अंडरस्टूड? गुड लिसनर Yes, बनना ma'am. पड़ेगा। So don't talk irrelevant. Simply, I want to say that. Talk to the point exactly. Now, what they are needed, what they are asking to you. So don't talk elaboratively. That will goes against you. May I ask my questions? Sorry, what are you asking, Ayush? May I ask my questions to interviewers? I don't understand. What do you want to say? मैम ही सेड मैम व्हाट ही इज आस्क्ड फॉर द इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर क्या पूछेगा? अच्छा, इंटरव्यूअर क्या पूछेगा ये बोल रहे हो? मैम मैं ये कह रहा हूँ, क्या मैं अपनी क्वेश्चंस इंटरव्यूअर से पूछ सकता हूँ, अपने डाउट्स वगैरह? हाँ हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हैं। when the interviewer is about to wrap up the interview ना, he gonna ask you, do you have any questions? तो अगर तो वो आपको चांस देता है do you have any questions, तो आप तब पूछिए। अगर वो आपको चांस नहीं भी देता है, इन दैट केस में ऐसा कीजिए कि क्या बोलते हैं, लास्ट में जब वो रैप अप करने लगे तो आप उनको बोलिए, एक्सक्यूज मी सर, कैन आई आस्क फ्यू क्वेश्चंस ऑफ माय कंसर्न। मतलब मेरी कुछ कंसर्न है, कुछ क्वेश्चन है, मैं कर सकता हूँ? तो आप वो ऑफ कोर्स वो बोलेंगे यस कर सकते हैं, तब आप वो क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर इंटरव्यूअर ना चांस देते हैं, वो पूछते हैं डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो आप उस तरह से क्वेश्चन, लेकिन वहां पे भी क्वेश्चंस इरेलीवेंट या अजीब गरीब मत करना। आस्क क्वेश्चंस लाइक रिलेटेड टू अ लीव, related to a salary issuing, related to which are only relevant to your work and professional things, not started asking something personal or something like that. Okay, Yes, ma'am. चलिए आगे चले। Yes, ma'am. हम बात करते हैं अलग अलग तरह के इंटरव्यूअर्स के बारे में, कम्युनिकेटर्स के बारे में। अलग अलग तरह के कम्युनिकेटर्स होते हैं, कम्युनिकेटर्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो वो अलग अलग कम्युनिकेटर्स कौन है? देखिए, हमें मेजर जो हम पढ़ते हैं वो हम मेजर चार तरह के कम्युनिकेटर्स मेजर हम पढ़ते हैं, एनालिटिकल, इंट्यूटिव, फंक्शनल और पर्सनल। देखिए, अब आपको लगेगा ये पढ़ के हमें क्या फायदा हुआ। देखिए, आपको पढ़कर बहुत बड़ा फायदा होगा कि आपको समझ में आएगा कि जब जिस तरह की बात करनी है मैं वैसा कम्युनिकेटर बन जाऊं। सिचुएशन को देखो, समझो और उस हिसाब से एक्ट करूं और उसी हिसाब तरह से स्टाइल को अपना लूं। जब मुझे लगा कि किसी फंक्शनल की बात हो रही है तो मैं एक फंक्शनल कम्युनिकेटर की तरह बात करूं। जब मुझे लगे कि किसी पर्सनल चीज के लिए बात हो रही है तो मैं एक पर्सनल कम्युनिकेटर की तरह बात करूं। जब किसी इंट्यूशन से रिलेटेड बात हो रही है तो मैं इंट्यूटिव कम्युनिकेटर, मतलब आपको रोल्स अपने, आपको अपने अंदर वो सारे ही तरह की क्वालिटीज ऑफ कम्युनिकेटर जो चार आप पढ़ने जा रहे हो, वो सारे ही तरह की कम्युनिकेटर्स की क्वालिटी आपको अपने अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एनालिटिकल कम्युनिकेटर के बारे में।
देखिए वर्ड एनालिटिक आया एनालिसिस से, क्या समझते हैं आप इससे? मैम किसी चीज को एनालिसिस करके उसके बारे में जवाब देना। अब एनालिसिस करते कैसे हैं? मैम जैसे कोई डेटा वगैरह हमें दे दिया जाए तो डेटा को एनालिसिस करके सर्वे करके। सर्वे हाँ टाइप जी, करके। हाँ ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके। बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन कलेक्ट, इंफॉर्मेशन होगा तभी तो उसका डायसेक्शन करोगे, उसका एनालिसिस करोगे, किसी चीज का कोई कंपैरिजन करोगे। तो यानी कि बिल्कुल आपने सही कहा। एनालिटिकल कम्युनिकेटर कौन से होते हैं? जो डायरेक्ट, जो बहुत ही डायरेक्ट होते हैं, जो कि सॉलिड डेटा और फैक्ट्स कर बात करते हैं। उनकी सारी एक्सप्लेनेशन किस पे बेस्ड होती है? जैसे आपने भी बोला, सॉलिड डेटा और फैक्ट्स के ऊपर होती है। उनकी सारी इंफॉर्मेशन सॉलिड डेटा और फैक्ट्स के ऊपर मैनेज होती है। लीनियर अप्रोच ली जाती है, जैसे कि पहले, क्योंकि स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है उनकी, पहले यू हुआ फिर ये हुआ फिर बहुत ही रैशनल डिसीजन मेकर्स होते हैं। इमोशंस को क्लाउड नहीं होने देते, क्योंकि बिकॉज हमारे पास फैक्ट्स हैं और डेटा है। तो जब हमारे पास फैक्ट्स और डेटा होता है तो उस केस के अंदर इमोशंस को हम हावी होने नहीं देते अपने ऊपर। समझ में आया एनालिटिकल कम्युनिकेटर? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इंट्यूटिव कम्युनिकेटर्स, इंट्यूशन क्या होता है, किसी को पता है? मैम शायद से अपना नजरिया रखने वाला किसी चीज पे। नहीं नहीं, इंट्यूशन तो पूर्व अनुभास होता है। इंट्यूटिव आप जो बोल रहे हैं वो थोड़ा सा रेलेवेंस है इसमें। देखिए इंट्यूटिव मैम जो अपने कम्युनिकेटर्स पॉइंट्स, जो होते हैं, जो अपने आइडियाज को लेके बहुत क्लियर हो। हाँ, एक्चुअली इंट्यूटिव कम्युनिकेटर्स जो होते हैं ना, वो बहुत बड़ी पिक्चर की बात करते हैं, वो छोटी छोटी चीजों के बारे में बात नहीं करते। दे टॉक अबाउट द बिगर पिक्चर। ठीक है, अगर हम ऐसे बोल देते हैं सेक्स रेशियो ऑफ द इंडिया, लेकिन अगर एक इंट्यूटिव कम्युनिकेटर होगा तो वो बिगर पिक्चर, वर्ल्ड लेवल पे बात करेगा, ना कि स्मॉल स्टेट लेवल, कंट्री लेवल। दे टॉक अबाउट अ बिगर पिक्चर। इनकी सबसे खास बात यही होती है कि ये छोटा बैरियर वाला थिंकिंग के साथ में बात नहीं करते हैं। दे हैव अ वेरी बिगर पिक्चर ऑफ द थिंग्स। तो ये लोग क्या करते हैं, इनकी डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, वो विजुअल डिटेल्स के ऊपर होती है। और बहुत ही वाइडर डेटा को ओवरव्यू करने के लिए ये लोग इस तरह से यूज करते हैं। और इनकी जो डिटेल्स होती है बहुत ही वाइडर होती है, बहुत ही सैंपल जो होता है बहुत बड़ा होता है, छोटी बात नहीं करते हैं। दे टॉक अबाउट द बिगर पिक्चर ऑफ द थिंग। जैसे अब मैं बोलूं कि जी कोविड-19 का हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो मतलब पूरे देश के ऊपर लेकर इंट्यूटिवली बात करेंगे। ये नहीं है कि एक छोटे से तबके, छोटे से शहर या छोटी सी सोसाइटी, या मतलब छोटी बात नहीं करेंगे, छोटे एरिया को लेकर बात नहीं करेंगे। दे विल टॉक अबाउट अ बिगर पिक्चर। अंडरस्टूड? यस मैम। फंक्शनल, अच्छा फंक्शन क्या होता है? फंक्शन में होता क्या है? फंक्शन कोई मुझे बताओ, फंक्शन में होता क्या है? मैम कोई भी चीज, कोई प्रोसेस जो होता है वो फुल प्लानिंग से होता है। बहुत बढ़िया, प्लानिंग से होता है। और वर्क करना। उसका एक स्ट्रक्चर होता है, या प्रोसेस स्टेप का बाय एक स्टेप होता स्ट्रक्चर होता है और स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म होता है। भाई किसने है। माइक अनम्यूट कर रखा है? बंद कर लो, उसके साइड से शोर आ रहा है। देखो जब बोलना होता है ना आप लोगों को तभी माइक अनम्यूट कीजिए, वरना ना शोर आता है आपके साइड से। देखिए फंक्शंस जो होते हैं, फंक्शनल कम्युनिकेटर जो होते हैं वो बड़े सिस्टमैटिक होते हैं, स्ट्रक्चर से चलते हैं, पूरी प्रोसेस के स्ट्रक्चर से चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरे फंक्शन का एग्जीक्यूशन, मतलब कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसको एक्सप्लेन करते हैं। उसका एक सीक्वेंस होता है जिससे कि क्या होता है, किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, उसके लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। दैट इज व्हाट आर द फंक्शनल कम्युनिकेटर्स। तो इन्हीं को हम कहते हैं फंक्शनल कम्युनिकेटर्स। अंडरस्टूड? यस मैम।
पर्सनल कम्युनिकेटर्स, देखो वर्ड पर्सनल से ही समझ में आता है। ये लोग क्या क्या होता है, बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं। ये ना तो फैक्ट्स की बात करेंगे, ना फंक्शन की बात करेंगे, ना सॉलिड डेटा की बात करेंगे, ना फैक्ट्स की बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस चीज को तवज्जो दी जाती है? भावनाओं को, जो तुम हो जाते हो भावुक बार बार। यहाँ ये टोटली भावुक होके बात करते हैं। फीलिंग्स को, इमोशंस को जो है सबसे ज्यादा ऊपर रखते हैं, और इस तरह के कम्युनिकेटर बड़े कामयाब कम्युनिकेटर होते हैं, क्योंकि बिकॉज वो मैम लोगों को, पॉलिटिशियंस होते हैं। मतलब ये समझ लो, हाँ कह सकते हो। पॉलिटिशियंस नहीं, डिप्लोमेटिक, बड़े डिप्लोमेटिक, ना तुम भी नाराज ना हो, दूसरे को भी वो ना हो। ट्राई टू यू नो टेक एवरीबडी मैम ऑल टुगेदर। लाइक डॉक्टर एस जयशंकर। हाँ जी। मैम लाइक डॉक्टर एस जयशंकर। ये कौन है अब? मैम डिप्लोमेट्स अभी इंडिया के। हम नहीं मैम जानते हैं ऐसे। मैम फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर। अच्छा अच्छा फॉरेन अच्छा मिनिस्टर अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर है, अच्छा अच्छा, वो शंकरन। अच्छा, क्लियर यस हुआ, मैम। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। जी बिल्कुल सही कहा आपने, अच्छा एग्जाम्पल भी दिया आपने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मतलब ऐसा होता है कि सबको एक साथ लेकर चलना, सबके मूड स्विंग्स को थोड़ा समझ लेना, और फिर उसके हिसाब से इमोशंस को ट्रिगर करते हैं कभी कभी अपने फायदे के लिए। ऐसा भी होता है, इट डू हैपन। तो ये होते हैं आपके पर्सनल कम्युनिकेटर्स। समझ में आ गया? यस मैम। कोई डाउट यहाँ तक, जहां तक किया है? नो मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैवलिंग फॉर बिजनेस, ये शॉर्ट नोट्स में आता है सारा जो मैं बता रही हूँ। तो भैया ट्रैवलिंग फॉर बिजनेस करने जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे इसमें? मैम कैपिटल से बोलिए। स्टार्ट करते नहीं नहीं, शॉर्ट नोट लिखना है बेटा, ट्रैवलिंग फॉर बिजनेस, शॉर्ट नोट। सबसे पहले तो जब भी आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला क्या करना होता है कि मैं जाने कहाँ वाला हूँ वो डिसाइड कर लीजिए, टिकट बुक कर लीजिए। अब मैं किसी बिजनेस पर्पस से जा रहा हूँ, तो यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी एसेंशियल है वो मुझे तैयार करने होंगे। चाहे वो मेरे पेपर्स हो, मेरा लैपटॉप हो, पावर सप्लाई हो, फॉरेन प्लग हो, अडाप्टर हो, मेरी फाइल्स हो, मेरी मीटिंग की प्रेजेंटेशन हो। अब तुम्हें अपनी पर्सनल चीजें भी चाहिए, क्योंकि जाकर वहां पर मुझे प्रेजेंट करना है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो मेरी जो भी नेसेसरी टॉयलेटरीज है मैं वो लूंगा, हैंड बैगेज लूंगा। ठीक है। अब आपके पास एकदम स्टैंडर्ड, मतलब कभी भी स्टैंडर्ड चीजों के बिना मत जाइए, जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज हो, अकंगी, तौलिया, कपड़ा, ये सब। अब मीटिंग में जाने के लिए आपके पास सूटेबल क्लोथ भी होने चाहिए। वहां मैं कहाँ जाके रुकूंगा इसकी एडवांस बुकिंग होनी चाहिए। आपको इमिडिएटली मीटिंग में जाना है या नेक्स्ट डे स्टे भी करना है, तो उस हिसाब के आपके पास सारी जरूरतों का सामान होना चाहिए, और आपके पास में कपड़े होने चाहिए। हमेशा अपने प्रेजेंटेशंस का बैकअप लेके चलिए। अगर मान लीजिए मेल में नहीं चल रहा, लैपटॉप में नहीं चल रहा, तो पेन ड्राइव में भी कंटेंट को जरूर रखिए, ताकि आप उसको जरूरत पड़ने पे वहां से यूज कर सकें। सूटेबल कपड़े लेकर जाइए ताकि अपने आप को मेंटेन कर सकें। आपके पास में थोड़ा पानी, स्नैक्स, ये सब चीजें होनी चाहिए, ताकि आपका ऐसा ना हो जाए कि एंड मोमेंट पे आपके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाए। सो रिमेम्बर दीज थिंग्स। तो अब जब आपको लिखना है ना, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से लिखना है। ट्रैवल फॉर बिजनेस, अगर आपको शॉर्ट नोट आता है तो इस तरह से लिखना है। अंडरस्टूड? यस। मैम। हम्म, बहुत बढ़िया, गुड। अब जरा मैं मेमोरेंडम की शक्ल दिखाती हूँ तुम्हें, स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर समझाती हूँ, क्योंकि मेमोरेंडम ऐसे नहीं समझ में आएगा। 1 मिनट दीजिए मुझे जरा।
ये कौन है जो सब्जेक्ट पूछ रहा है, जो अभी तक जागा ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है चल क्या रहा है? रानी शर्मा। कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का। शर्मा, दिख रहा है स्क्रीन? नो मैम। नहीं दिख रहा? No, ma'am. एक मिनट, नहीं दिख रहा मैम। एक नो मैम। मिनट, एक मिनट, अब दिखेगा। हाँ मैम अब दिखा। अब Yes, दिख ma'am. रहा है? यस जी। जी देखिए, जब मेमोरेंडम लिखा जाता है तो अब कोई समवन वांट्स टू ज्वाइन, किधर से ज्वाइन करवाएं बार बार? कि अमित, बार बार तुम गायब क्यों हो जाते हो और बार बार आ क्यों जाते हो? ऐसे क्यों होता है? आप काफी बार ज्वाइन हो रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चलिए, मेमोरेंडम दिख रहा होगा आपको आपके सामने। यस मैम। देखिए, मेमोरेंडम वर्ड होता है, एक्चुअली बोल होता है मेमोरेंडम, पर शॉर्ट में हम कह देते हैं मेमो। ठीक है, ये तो मेमो, मेमोरेंडम का मेमो हम बोल देते हैं। ठीक है, अब ये लैटिन वर्ड है वैसे तो मेमो, जिसका मतलब होता है मेंशन और टू टेल। ठीक है, इट्स अ लैटिन वर्ड विच मीन्स, मेमो वर्ड मीन्स मेंशन और टेल। तो ये तो इसका मीनिंग है। एक्चुअली अगर हम डेफिनेशन पे जाएं मेमोरेंडम की, तो मेमोरेंडम इज अ शॉर्ट ऑफिशियल रिटन स्टेटमेंट, लिख रहे हैं? यस Yes, मैम। ma'am. A memorandum is short official written statement prepared for a specific person or a committee. A memorandum is a short official written statement prepared for a specific person or a committee within the organization in order to give information about a particular matter. In order to give information about a particular matter. समझ में आया आप लोगों को? नो मैम। समझ नहीं आया? नहीं इसमें क्या नहीं समझ में आया? जरा डेफिनेशन रीड करो जो मैंने बोला है, अभी आपने लिख लिया है मैम नहीं लिखा। तो क्यों नहीं लिखा? तो लिखना था। तुम सो रहे हो, तुम सोते अभी रहो, जस्ट बीच मैम में ने डिस्टर्ब बोला है, मत अभी जस्ट करो। बोला है। बेटा जरा रीड कीजिए जिसने लिखा है। किसी ने नहीं लिखा मैम। So जिसने the नहीं statement लिखा है वो मत purpose बोलो, to जिसने लिखा specify है वो बोलो। अपने लिए, दूसरों के लिए मत बोलो। short official statement for specified person and contain वेरी गुड बेटा। organization and बेसिकली order for matter. बिल्कुल सही कहा आपने। शॉर्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है जो कि आप लोग लिखते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या पर्टिकुलर कमेटी के लिए, या पर्टिकुलर जो आपके कोई क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आपकी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग कमेटीज होती हैं, सोसाइटीज होती हैं, और उनके लिए अगर आप जब एक ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो उसको हम मेमोरेंडम बोलते हैं। अगर आप लोगों को पढ़ना नहीं होता है ना जिनको, तो वो ना ज्वाइन किया करें, अननेसेसरी डिस्टर्ब भी ना किया करें। मैडम किसी ने नहीं लिखा है, फलाना ढिमकाना, खुद नहीं करते हो तो मतलब कोई भी नहीं कर रहा है? मैम एक बार फिर से बोल दो। हाँ जी? नहीं, मैं एक बार दोबारा नहीं रिपीट करूंगी। मैं 10 बार रिपीट करूं उसको? लास्ट में। ये नॉनसेंस बिहेवियर तो करो नहीं। है कौन ये? मैम सही में नहीं देखा था मैम, कसम से। तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट।
चलिए, मेमोरेंडम दिख रहा है सबको? यस मैम। देखिए बेटा, जब मेमोरेंडम लिखते हैं तो मेमोरेंडम को लिखने का एक फॉर्मेट होता है। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं टू, फ्रॉम, डेट, फिर सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेमोरेंडम में मेन पॉइंट्स हैं उनको हम लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले तो आप लिख किसके रहे हो, जैसे स्टाफ मेंबर को लिख रहे हो, कौन लिख रहा है, जनरल मैनेजर लिख रहा है, डेट डाली हुई है। सब्जेक्ट क्या है, ऑस्टेरिटी मेजर्स एंड वेलकमिंग सजेशंस फ्रॉम द स्टाफ मेंबर्स के द्वारा किसी भी तरह के कोई सजेशंस हम लेना चाहते हैं तो वो उसके बारे में लिखे हुए हैं। तो अभी आगे क्या लिखा है, आई एम राइटिंग यू टू इन्फॉर्म अबाउट द करंट पोजीशन ऑफ द कंपनी इन द डायनेमिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। मैं आप लोगों को ये मेमोरेंडम किस लिए लिख रहा हूँ, ताकि जो मार्केट में कॉम्पिटिटिव डायनेमिक एनवायरनमेंट चल रही है उसके बारे में। वो बोलता है, जैसे कि हम सबको पता है, एज वी ऑल नो आर टर्नओवर इज डिक्लाइंड, कम हो रहा है, रीट्रेंचमेंट्स विल बी देयर, यानी कि लोगों को काम से किया जाएगा छटनी, देयर ड्यू टू क्राइसिस गोइंग इन द कंपनी, retrenchment and the diminutions will be practical on all the levels of the company. We are open to the suggestions of the staff members to make improvement in the current situations of the company. पर लेकिन हम जो है रिट्रेंचमेंट ना करते हुए लोगों से सजेशन चाहते हैं कि कंपनी की इंप्रूवमेंट के लिए क्या करें। ओपन टू ऑल मेजर सजेस्टेड बाय द स्टाफ मेंबर जो भी सजेशन देंगे उसके लिए हम ओपन है, टू अवॉइड द रिट्रेंचमेंट एंड डिमिनेशन, ठीक है। इफ द मेजर्स आर गुड इनफ टू हेल्प द क्राइसिस एबल टू इम्प्रूव द करंट सिचुएशन ऑफ द कंपनी, ऑल द स्टाफ मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू अडेयर टू द अबव मेंशन पॉइंट्स। अडेयर मतलब जो भी ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन है सब पर लागू होती है, फॉलो करना है सबको। लास्ट में मैंने लिखा अटैचमेंट, यानी इस मेमोरेंडम के साथ में अटैच कर सकती हूँ क्या, मिनट्स ऑफ मीटिंग, कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग की। मिनट्स ऑफ मीटिंग अभी हम पढ़ेंगे। समझ में आया आप लोगों को? मैम इसको पॉइंट्स में लिखना होता है, 1 2 के हाँ, साथ में लिखा जैसे हुआ है। मैंने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको इसी तरह से लिखा जाता है। ये तो मैंने ऐसे पॉइंट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये लंबा चौड़ा था। अगर मान लो तुम्हें छोटी सी बात लिखनी है कि जी किसी की प्रमोशन हुई है और किसी की डिमोशन हुई है या किसी का ट्रांसफर हुआ है, तो फिर तो कुछ है ही नहीं है, एक पॉइंट में लिख के खत्म है। जब डिफरेंट पॉइंट्स लिखते हैं तो 1 2 3 से मार्किंग भी करते हैं। अगर ज्यादा है, अगर कंटेंट ज्यादा लिख रहे हो तो उस केस के अंदर में मार्किंग करोगे। हाँ जी, क्या कह रहे ओके हो बेटा? समझ में आ गया मेमोरेंडम? यस यस मैम। मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिबेट कॉन्वर्सेशन तो मैं करवा चुकी थी आप लोगों को। यस मैम। मैम नेगोशिएशन दोबारा बता दो एक बारी। नहीं, जो चल रहा है अभी पहले वही चलेगा। ये थोड़ा ना कि बीच में आप उठ के बोलोगे। जब मैं डाउट सेशन लूंगी तब पूछिएगा। डाउट सेशन रैप अप करने से पहले लेती हूँ 10 मिनट, ठीक है। वरना जो करवाना है बेटा वो सब छूट जाएगा। चलिए ईमेल, इसके बाद आ जाइए ईमेल के ऊपर। देखिए ईमेल राइटिंग जो होती है वो सीधा आप शुरू करते हैं तो आपको पता है टू फ्रॉम तो ऑटोमेटिकली वो आईपी एड्रेस आपका ऑटोमेटिकली ले लेता है। टू में आप डालते हैं जिसका एड्रेस जिसको भेज रहे हैं, लिखते हैं, सब्जेक्ट आएगा उसके अंदर। उसके बाद में आप जब लिखना शुरू करते हो कि जो ईमेल होती है उसमें कोई भी सैल्यूटेशन नहीं होती है बेटा, उसमें सीधा डियर सर या मैम ही लिखते हैं आप। अगर आपको आपको सामने वाले का नाम मालूम है तो उस केस के अंदर में आप सामने वाले का नाम लिख देते हैं। लेकिन वैसे जो है आप क्या लिखना होता है उसके अंदर आपको, डियर सर, अगर नाम नहीं जानते डियर सर मैम कर दीजिए, और अगर जानते हैं तो उस केस के अंदर डियर जो नाम है नाम लिख सकते हैं। उसके बाद जो ईमेल होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, टू द पॉइंट होती है, ठीक है। बहुत ही प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए ईमेल का इस्तेमाल किया जाता है। जो बात लिखनी है बड़ी लिमिटेड आपने लिखनी है उसके अंदर। कभी भी सारी ईमेल को कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आप दूसरे व्यक्ति के ऊपर चिल्ला रहे हैं। और स्क्रीन शो हो रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। बोलना चाहिए ना बेटा, मैं बंद करूं इसको?
अब तो नहीं हो रहा। नो मैम। चलिए। जी। तो उसमें आप टू द पॉइंट लिखेंगे, कुछ भी सारा चीजें कैपिटल में नहीं लिखेंगे, और लास्ट में जब उसको क्लोज करते हैं तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री थैंक्स एंड रिगार्ड्स आपका नाम, ये फॉर्मेट होता है आपका मेल का, ईमेल का। अंडरस्टूड? यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. हाँ, चलो, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग की। ठीक है, मिनट्स ऑफ मीटिंग आपको लिखने के लिए भी आ जाता है। मिनट्स ऑफ मीटिंग दे सकते हैं, ये शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, वैसे भी क्वेश्चन लिखने को आ जाता है मिनट्स ऑफ मीटिंग के ऊपर। देखिए, मिनट्स ऑफ मीटिंग के क्या मतलब कैसे लिखते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग में। मिनट्स ऑफ मीटिंग में तो सबसे पहले तो एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि जी किस चीज पर आप जो है मिनट्स, मतलब मीटिंग होने जो जा रही है वो किस एजेंडा पे होने जा रही है, पहले ये पता होना चाहिए। देन उसके बाद में आपका मिनट्स ऑफ मीटिंग का जो हेड रहेगा वो कौन, चेयरमैन या चेयरपर्सन जो होगा वो कौन होगा। उसके बाद में कौन सी तारीख को ये मिनट्स ऑफ ये मीटिंग जो है ये होने वाली है, और उसमें कौन कौन लोग प्रेजेंट हैं, कौन कौन लोग एब्सेंट है, ये भी उसमें क्लियरली पता होना चाहिए। मिनट्स ऑफ मीटिंग को लिखने के लिए सबसे पहले एक रिकॉर्डर बैठता है जो कि सब कुछ नोट करता है। मिनट्स ऑफ मीटिंग एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी वो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है। ओके। सबसे पहले तो नेम ऑफ द बॉडी, नेचर एंड द मीटिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसके अंदर कौन प्रेजेंट है कौन प्रेजेंट नहीं है ये भी मेंशन किया जाता है। अटेंडेंस बहुत मैंडेटरी होती है अगर आपको कुछ लिखा है उसमें तो। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि क्या एजेंडा है। एक स्टॉप वॉच लगती है, एजेंडा के बारे में कौन कौन बोल रहा है, किसने कब शुरू किया, किसने कब खत्म किया, किसने क्या सजेशन दिया, किसने किस मैटर को एड्रेस किया, किसके साइड से कौन सा रिकमेंडेशन आया, वो सब कुछ नोट किया जाता है। और बाद में फाइनल कंक्लूजन के साथ में जो टाइम कीपर होता है उसको अपलोड करता है। मिनट्स ऑफ मीटिंग की लैंग्वेज जो होनी चाहिए बहुत ही ज्यादा सिंपल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल बाय एवरीबडी होनी चाहिए। अंडरस्टूड? यस मैं मैम। थोड़ा सा इसका नमूना दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा। आई गिव यू अ पिक्चर ऑफ इट।
स्क्रीन शो हो रहा है? यस मैम। हेलो। दिख रहा है मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखा हुआ आप लोगों को इधर? यस मैम। Yes, ma'am. तो इस तरह से मिनट्स ऑफ मीटिंग में जो जो मेन कंटेंट्स हैं वो मेंशन कर रखे हैं, और ये इस तरह से मैथ्स ऑफ राइटिंग ऑफ मिनट्स। ओके, जो मेन था वो मैंने मार्क किया हुआ है, आप लोग देख भी सकते हो, और मैंने वो सारा आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, ओके। ये मैं ग्रुप में डाल दूंगी बाद में, डोंट वरी, ये ग्रुप में डाल दूंगी मैं। थैंक यू। चलिए, उसके बाद हम ये भी देख लेते हैं, मीटिंग्स जो होती है ना आपकी, फॉर्मल मीटिंग्स होती है, इनफॉर्मल मीटिंग्स होती है। फॉर्मल मीटिंग्स जो होती है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी कि आपका एजेंडा क्लियर होना चाहिए। उसके ना सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो सबको फॉलो करने होते हैं। अगर बोला है जी मीटिंग में फॉर्मल पहन के आना है तो फॉर्मल ही पहन के, अगर बोला है मीटिंग में ये चीज लेके आनी है तो लेकर ही आनी है, ये टाइम पे पहुंचना है तो ये टाइम पे पहुंचना ही पहुंचना है। उसके पास आपके पास इनविटेशन कार्ड एंट्री होना चाहिए, तो होना ही होना चाहिए। तो ये तो फॉर्मल मीटिंग हुई। फॉर्मल मीटिंग में देखिए, फॉर्मल मीटिंग में आती है आपकी सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, टॉपिकल मीटिंग्स, रेगुलर मीटिंग फॉर प्रोग्रेस, प्रेजेंटेशंस, ये सब टाइप ऑफ फॉर्मल मीटिंग्स हैं। फॉर्मल मीटिंग्स देखिए, मीटिंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट होती है पैट अप्रोच, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पैट अप्रोच का मतलब क्या होता है? पैट अप्रोच का मतलब होता है पर्पस, एजेंडा, टाइम फ्रेम। ये अप्रोच फॉलो की जाती है मेंटेन करने के लिए मीटिंग्स को। पैट अप्रोच का मतलब यही है कि आपको पहले तो भाई पर्पस बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। बिना पर्पस के हम लोग अपने एजेंडा को अचीव नहीं कर सकते। एजेंडा अचीव करना है तो पर्पस एकदम क्लियर होना चाहिए। एजेंडा, एजेंडा हर एक किस बारे में बात कर रहे हैं, और उसका भी एक टाइम फ्रेम होता है। टाइम फ्रेम के बाहर आप नहीं बोल सकते हैं। टाइम फ्रेम के बाहर अगर आप बोलते हैं तो उस केस के अंदर में आप को वहां पे जो रिकॉर्डर होता है वो इमिडिएटली आपको बोल देता है कि आप जो है ये जो बोल रहे हैं, राइट नाउ यू आर टॉकिंग, ओके, दैट इज गोइंग बियॉन्ड द टाइम लिमिट। वो रिकॉर्डर इसीलिए रखा जाता है जो आपको इमिडिएटली इन्फॉर्म कर देता है कि आप जो है टाइम फ्रेम से बाहर मत जाइए। पैट अप्रोच समझ में आया? यस मैम। पैट अप्रोच एक नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए कि मीटिंग्स के अंदर इस अप्रोच को फॉलो किया जाता है। दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम, दिख रहा है। पर्पस ऑफ द मीटिंग मस्ट बी डिफाइंड in one or two sentences at most, like meeting is to plan a new markets comparison or review a new shipping policy। उसके बाद एजेंडा, एजेंडा सेट होना चाहिए और उसका टाइम फ्रेम होना चाहिए, कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, और किसको कितना टाइम अलाउड किया जाएगा। अंडरस्टूड? यस मैम। डूज एंड डोंट्स ऑफ मीटिंग दिखाई दे रहा होगा आपको? शो हो रहा है? यस मैम। यस। तो अभी वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर मान लीजिए आपको पहले से ही कोई शेड्यूल दिया गया है, कोई लिस्ट ऑफ आइटम दी गई है, कोई प्रॉपर सेफ्टी कैरी करने के लिए बोला गया है, तो वो सब आपको करना ही करना है। जिस जगह शेड्यूल किया गया है उसी जगह पहुंचिए। ये ना हो कि आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाइए जहां पर आपको नहीं जाना है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर जब जो डूज एंड डोंट्स आपको मेंशन किए गए हैं वो डूज एंड डोंट्स को आप फॉलो करें। अंडरस्टूड? यस मैम। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में। देखिए, प्रेजेंटेशन बनाना और प्रेजेंटेशन देना ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है आज की डेट में बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। अरे लोग क्या करते हैं, इधर से उठाया उधर से उठाया, सोचते हैं दैट इज हाउ वी कैन ऐसा कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा वी आर नॉट सपोज टू डू। ऐसा अगर आप लोग करेंगे तो इस दैट केस में आप लोगों को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बिकॉज आप जब खड़े होंगे तो आप बोलेंगे क्या, आप प्रेजेंट क्या करेंगे, है ना? आप प्रेजेंट कुछ कर ही नहीं पाओगे, आप क्या प्रेजेंट करोगे? क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होगा कि
हो क्या रहा है, तो आप प्रेजेंट क्या ही करेंगे। इसलिए जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाने जाते हैं, आपको जो काम दिया जाता है, सबसे पहले उसका डीप रिसर्च कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, अच्छे से उसके लिए उसके भी इस बारे में स्टडी कीजिए इन डेप्थ में, और उसके बाद ही आप जो है क्या मतलब उसको रिपोर्ट को बनाना। पावर पॉइंट सबको आता है, अलग अलग तरह के सारे टूल्स पावर पॉइंट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होती है टॉपिक के बारे में रिसर्च करना, इन डेप्थ उसकी रिसर्च करना प्रॉपर। यहाँ पे आपको एनालिटिकल कम्युनिकेटर और फंक्शनल कम्युनिकेटर की तरह बात करना है। जब आपको प्रेजेंटेशन देना है तो आपके पास सॉलिड डेटा होना चाहिए, सॉलिड फैक्ट्स होने चाहिए, जिनको आप ग्राफिक्स या पीपीटी के फॉर्म में दिखाते हुए अच्छी तरह से अपनी ऑडियंस को समझाएंगे, ताकि आपकी ऑडियंस जो है वो एकदम उनको बहुत इजीली अंडरस्टूड हो जाए व्हाट यू आर टॉकिंग। आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मैटर के ऊपर भी बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करके बहुत इजी तरीके से अपने ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। सो प्रेजेंटेशन इज अ टूल। अंडरस्टूड? यस मैम। चलिए अब जो है ना, हम लोग क्विक एक बार रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद में जो है आप लोगों का डाउट सेशन जो भी आप लोग बोल रहे थे वो ले लेते हैं। दो जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो, और एक पेपर क्वेश्चन पेपर एक या दो जो भी है डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आपको डिस्कस करना होगा। चलिए पहला जो आपका यूनिट है उसमें व्हाट इज कम्युनिकेशन क्लियर है। Yes, ma'am. कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर पीपल, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं क्लास के अंदर, जब ऑफलाइन क्लास में पढ़े थे। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के? इंफॉर्मेशन लेना, इंफॉर्मेशन देना, इंस्ट्रक्शन देना, रिक्वेस्ट करना, पर्पस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, यही सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कम्युनिकेशन के। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आप सब लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दी। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन बताइए, कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं? लैंग्वेज। जैसे कि लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, जिसे हम सिमेंटिक बैरियर बोलते हैं, और इनसफिशिएंट प्लानिंग हो सकती है, लैक ऑफ ट्रस्ट हो Emotional and सकता है। physical. हम्म हमारा रिसीवर हार्श हो सकता है। मैम जेंडर एम्बिग्यूटी, बैरियर भी होता है। बहुत बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मैंने आपको करवा दिया था, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही मैंने आपको बताए। ठीक है, रिटन और ओरल वर्बल का पार्ट है। नॉन वर्बल में आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, ग्रूमिंग, पोस्चर, जेस्चर, ये सारी एक एक चीज मैंने आपको समझाई थी। अच्छा, कॉन्वर्जेशन और जीडी और डिबेट में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। यस मैम। बताइए क्या डिफरेंस डिफरेंस होता है। मैम कम्युनिकेशन में कोई टॉपिक नहीं होता है, रैंडम टॉपिक होता है, किसी भी टॉपिक पे बात वेरी करना गुड, स्टार्ट कर वेरी दीजिए, गुड, और उससे कोई वेरी गुड। कंक्लूजन भी नहीं होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और उसको टॉपिक चेंज होते रहते हैं। जी बिल्कुल। ग्रुप भाई मैम बोलो, डिस्कशन। तुम्हारी बारी है बोलने की, मैं कंटिन्यूस घंटे से बोल रही हूँ, अब आपकी बारी है बोलने की, बोलिए। ग्रुप डिस्कशन में कंफ्यूजन होता है, एक टॉपिक पे सब लोग ग्रुप पे अपने सजेशन दे रहे होते हैं, जी बहुत सारे बिल्कुल। क्या है कंफ्यूजन निकलता है। वही डिबेट में एक फेवर में होता है, एक अनफेवर में होता है, इसमें एक हम्म विनर होता है और एक विनर नहीं होता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने राधिका, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, अच्छा मुझे अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन समझाओ। अपवर्ड देखो, अपवर्ड नीचे से ऊपर। ऊपर की तरफ, तो वर्कर से मैनेजमेंट की तरफ क्या जाता है? अपवर्ड कम्युनिकेशन। नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ। अपवर्ड तो ऊपर से नीचे की तरफ हुआ ना, डाउनवर्ड होता है नीचे से, सॉरी सॉरी सॉरी। अपवर्ड होगा आपका नीचे से ऊपर की तरफ। तो यानी कि जो इम्प्लॉइज होते हैं, इम्प्लॉइज से मैनेजमेंट की तरफ क्या जाता है? इम्प्लॉइज क्या बताते हैं मैनेजमेंट को?
ये काम कर लिया, ये काम हुआ क्यों नहीं हुआ, ये हुआ तो क्यों हुआ और ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, हमारी क्या प्रॉब्लम्स है। नेहा तुम्हारे साइड से शोर आ रहा है। हमारी मांगे क्या है, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, हमारा जो भी, ये सारी चीजें क्या जाती हैं नीचे एम्प्लॉय से मैनेजमेंट की तरफ, डाउनवर्ड यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर से नीचे की तरफ क्या आता है, पॉलिसी, प्रोसीजर, काम, प्रोजेक्ट, अप्रेजल, प्रोजेक्ट्स, ये सब ऊपर से नीचे। अच्छा, फीडबैक। हॉराइजेंटल क्या होता है, हॉराइजेंटल क्या होता है, में दोनों सेम, जो सेम लेवल पे होते हैं। इंटर डिपार्टमेंटल, सेम लेवल पे, सेम लेवल पे। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, नहीं नहीं, अरे बाबा प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, इंटर डिपार्टमेंटल। अकाउंट्स वाले को पैसा देना है किसको, प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन को पैसा मिलेगा तो प्रोडक्शन काम स्टार्ट करेगी, सामान मंगाएगी। तो प्रोडक्शन वाला, अकाउंट्स वाला प्रोडक्शन वाले को पैसे देगा तो प्रोडक्शन वाला जो रॉ मटेरियल खरीदने वाली उनकी जो टीम है उसको पैसा जनरेट करेगी। समझ में आया, इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन जो होती है उसको बोलते हैं हॉराइजेंटल। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. यस मैम। टेलीफोनिक तो हो ही गया, इसमें फेस टू फेस और टेलीफोन के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको रिज्यूमे लिखना आना चाहिए, पोर्टफोलियो के बारे में पता होना चाहिए, जब जाओ तो पोर्टफोलियो साथ लेकर जाओ। ठीक है, ग्रुप डिस्कशंस हो चुका है, मैं हम लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से ग्रुप डिस्कशन को क्लास में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में। ठीक है, मैम मैम एक बार पोर्टफोलियो, एक बार लास्ट लिटिल बिट थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर। लास्ट लास्ट में करते हैं, लास्ट में करते हैं, पूछ लेना, क्वेश्चन आर आएगा बेटा, क्वेश्चन आर में ओके मैम। पूछो, मैं दोबारा बता दूंगी। उसको भी मैंने नेगोशिएशन के लिए यही बोला था कि बाद में करते हैं। अच्छा, मीटिंग्स के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, फॉर्मल मीटिंग्स, नॉन फॉर्मल मीटिंग्स, डूज एंड डोंट्स ऑफ मीटिंग्स, है ना, ये सारा मैंने आप लोगों को अभी बताया है। मिनट्स ऑफ मीटिंग कैसे रिकॉर्ड करते हैं, नोट्स कैसे लेते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। सेवेंथ था ये यूनिट आपका, एट्थ मैंने प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में आपको बताया, एट्थ यूनिट है आपका। ठीक है, नाइन्थ और एट्थ आपका पूरा प्रेजेंटेशन स्किल्स ही है। उसमें ऐसा कुछ इतना बताने वाला है नहीं है, मतलब सब लोगों को पीपीटीज बनाना आती है एंड ऑल। अब आते हैं नेगोशिएशन और बार्गेनिंग में, मैं सब कुछ बता चुकी थी आपको उस दिन, बस सिर्फ एक बटना अप्रोच रह गई है जो बतानी मुझे बाकी है आपको। एक बटना अप्रोच मैं बता देती हूँ, उसके बाद आपका क्वेरी सेशन लेके फिर पेपर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यस अच्छा, ओके मैम, व्हाट इज बटना, बटना का फुल फॉर्म क्या है, बटना स्टैंड्स फॉर द बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। ओके, ये मतलब होता है बटना का, बटना है शॉर्ट फॉर्म में, बटना बोल देते हैं हम लोग इसको। वैसे इसका मतलब ये कि जो भी तुमने नेगोशिएबल करके एग्रीमेंट निकाला है, ठीक है, जो ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, एक एग्रीमेंट निकाल चुके हो जिसपे दोनों पार्टी ऑलरेडी आ चुकी हैं, उसका भी बेस्ट पॉसिबल जब अल्टरनेटिव निकालते हो, ये नहीं तो ये, तो उसको हम बोलते हैं बटना। नो योर बटना। कभी भी मान लो एग्रीमेंट हो गया, दोनों पार्टीज एग्री भी कर गई, बट लेकिन कभी कभी तभी भी पार्टीज मुकर जाती हैं, तो हमेशा से एडवांस में बटना लेके चलो कि अगर मान लो इस ऑलरेडी नेगोशिएटेड एग्रीमेंट से भी पार्टीज अगर पीछे हटती हैं, तो आप इमीडिएटली उनको क्या प्रोवाइड कर सकते हो, बटना, यानी कि उसका अल्टरनेटिव बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो ऑलरेडी आप पहले से एडवांस में बना के रखे हुए हैं, आप वो भी उसको प्रोवाइड करा सकते हो। अंडरस्टूड? यस मैम। चलिए आप बोलिए, क्वेश्चंस, क्वेरी क्या था आपका। मैम पोर्टफोलियो को एक बार क्लियर कर देते, लाइक सबसे पहले पोर्टफोलियो में रिज्यूमे या सीवी डालेंगे, देन फिर डिग्री, देन सर्टिफिकेशन आ हाँ जाएंगे, एंड जी, देन आफ्टर दैट वी हैव आपकी इंक्लूडिंग। इंटर्नशिप, कोई सर्टिफिकेशंस और आपने करे हैं, इंटर्नशिप्स करी हैं, आपके पास में एकेडमिक अवार्ड्स कोई सर्टिफिकेशंस हैं वो लगाएंगे,
जो भी तुमने अपने रिज्यूमे या सीवी में जो भी अपना एकेडमिक अचीवमेंट्स में लिखा है, उसको सपोर्ट करने के लिए जो भी सर्टिफिकेशन है वो लगाएंगे। मैम कंपलसरी होता है जो मैं अचीवमेंट उसमें लिखा हो और उसके सर्टिफिकेट लगाना? बिल्कुल, अगर आपने सर्टिफिकेट्स नहीं लगाए तो एक बात बताओ, प्रूफ क्या है कि तुम्हें मिला था? पोर्टफोलियो एक सॉलिड सॉलिड रिप्रेजेंटेशन है आपकी, तो वहां पे पोर्टफोलियो के अंदर सारे सर्टिफिकेशन का प्रूफ लगाना मैंडेटरी है। अगर मैंने कोई मैम चीज लिख दिया पोर्टफोलियो ना जो कि होता मेरे है को मिला है, हाँ जी, मैम जो पोर्टफोलियो होता है वो हार्ड कॉपी होता है कि सॉफ्ट कॉपी कर ले जाना होता है, कैरी सब करना कुछ होता है? हार्ड कॉपी होता है, कैरी करना होता है। अरे सर्टिफिकेट तुम्हारा सॉफ्ट कॉपी कैसे हो सकता है? मैम सर्टिफिकेट भी तो सॉफ्ट कॉपी अब मिलने लगी है। मैम वेब डेप मिलने पे तो लगी है, बट लेकिन वेब से ज्यादा हार्ड कॉपी प्रेफर किया जाता है। पोर्टफोलियो हमेशा हार्ड कॉपी में ही बनाया जाता है। ओके मैम। मैम बट अभी नेसेसरी हम गिटहब पे भी बनाते हैं ना पोर्टफोलियो। बेटा वो ना फोटो वोटो वाले जैसे तुम लोग बनाते हो ना, वो वाले कंसीडर किए नहीं जाते। कहने वाली बात है, बनते हैं, पर आज भी वैल्यू जो होती है ना, आप खुद लेके देखो, जाओ कहीं पे जाते हो, फोटोज वाला भी बनाते हो जो लोग, वो जो अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, तो वो भी तो हार्ड कॉपी लेके जाते यस श्योर हैं। मैम। मैम। मैम मार्क्स वगैरह वैलिडिटी भी उसी की है। जरूरी है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं विवेक? मैम मार्क्स वगैरह भी उसमें जैसे 10th और 12th में जो मेरे मार्क्स आए हैं या इवन ग्रेजुएशन में भी आएंगे तो उसमें मैंडेटरी मेंशन करना है। नहीं, मार्क्स जो परसेंटेज मेंशन कर दो, जरूरी थोड़ा है तुम्हें मार्क्स ही बोला है किसी ने मेंशन करने के लिए। परसेंटेज मैसेज कर दो उसमें। देखो मार्क्स वार्क्स इतने मैटर नहीं करते, बट लेकिन हाँ सर्टिफिकेट्स होने चाहिए कि हाँ किया है। ये मत सोचो कि उसमें नंबर तुम्हारे देखने हैं उन्होंने, वो मैटर नहीं करता। वो ये कि वैलिड प्रूफ है कि किया है कि नहीं किया है, या ऐसे ही लिख दिया है। मैम नंबर तो वो पहले ही देख ले रहते हैं, आचार्य जो तो पहले देख लेते तभी अरे तो फाइल बेटा करते हैं। नंबर मैटर ही नहीं करते बेटा। तुम लोग अगर बातचीत अच्छे से करना जानते हो ना, अगर आपको कम्युनिकेट करना आता है, तो वो नंबर देखो, आपकी इंटेलिजेंट नंबर से नहीं पता चलता कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। यस मैम। इंटेलिजेंस कैन बी नो फ्रॉम हाउ you talk, how you present, and how much knowledge you are having. It, you know, if the person can comes to know from your communication, that's how knowledgeable you are. अगर आप फैक्ट फिगर पे बात करते हो तो अपने आप उसको समझ में आ जाएगा कि भैया ये सॉलिड फैक्ट्स पे बात कर रहा है तो रैशनल थिंकर है, एनालिटिकल इसके अच्छे है ना। फंक्शनल तरीके से बात करोगे तो समझ जाएगा कि जी इसको सेंस है कि स्टेप बाय स्टेप चीजों को कैसे, डेटा को कैसे प्रोसेस किया जाता है। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी इंटेलिजेंस नंबर्स में नहीं है। यस मैम, स्किल मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल, और उसको प्रेजेंट कैसे करते हो, स्किल तो मैटर करता ही है, पर लेकिन स्किल है, लेकिन स्किल बताना नहीं आता तो भी स्किल धरा का धरा रह जाएगा यस मैम। अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स में लैक है। तुम्हें समझाना नहीं आया, मेरे पास स्किल है, क्या करोगे? यस मैम। चलिए और बताइए कोई क्वेश्चन। काफी लोग क्वेश्चन, मैम नेगोशिएशन कोई पूछ रहा था। हाँ गौतम तुम पूछ रहे थे ना? नेगोशिएशन। हाँ बेटा, देखो बेटा, बार्गेनिंग और नेगोशिएशन दो टर्म होते हैं। जब भी हम मोल भाव पैसों के लिए करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म में करते हैं, तो वो होती है बार्गेनिंग। लेकिन जब हम दो पार्टीज के बीच में किसी भी तरह की डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए बार्गेन करते हैं तो उसको कहते हैं नेगोशिएशन। तो जो भी नेगोशिएशन डिस्प्यूट के लिए की, जो भी अब मोल भाव या फिर किसी तरह का कोई एक सॉल्यूशन अल्टरनेटिव निकालने की जब अप्रोच लगाई जाती है, डिस्प्यूट सेटलमेंट की जब भी लगाई जाती है, तो वो कहलाती है नेगोशिएशन। लेकिन मोल भाव जो होता है वो केवल और केवल पैसों को लेके किया जाता है, उसको कहा जाता है बार्गेनिंग। मैम फिर सैलरी नेगोशिएशन भी एक वर्ड यूज करते हैं। जी बिल्कुल, सैलरी नेगोशिएशन हम बात करते हैं, बट लेकिन जो होता है आप बोल सकते हो उसको, इट कम्स अंडर, क्योंकि नेगोशिएशन तो हर तरह की देखो, जहां पर तुम्हें लगेगा कम है दूसरे को लगा ज्यादा है तो डिस्प्यूट हो गया ना वो। तो यहाँ पे नेगोशिएशन हम बोल सकते हैं उसको, बट लेकिन जो बोल भाव पैसे का होता है वो बार्गेनिंग होता है, नेगोशिएशन नहीं होता। नेगोशिएशन पैसों के लिए भी की जा सकती है,
क्योंकि वो भी तो एक तरह का डिस्प्यूट ही हुआ ना। बट यस लेकिन जितने भी मैटर्स में डिस्प्यूट का सॉल्यूशन निकाला जाता है, डिस्प्यूट के लिए एक विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज और एग्रीएबल एग्रीएबल प्लेटफॉर्म निकाला जाता है, उसको बोलते हैं हम नेगोशिएशन। मैम अगर आप ये कह रहे हो सैलरी से बार्गेनिंग करते हैं उसको हम नेगोशिएशन कह सकते हैं, तो सब्जी हाँ वाले जी, से जब बिल्कुल। बार्गेनिंग करते हैं तो उसको बार्गेनिंग क्यों कहेंगे? नहीं, उसको बार्गेनिंग ही कहेंगे, क्योंकि सब्जी में और जॉब में बहुत फर्क होता है। सब्जी थोड़ा ना है कोई जॉब। अपनी सैलरी क्यों आप अपने घटवाएगा? स्किल देखो, बेटा देखो, आप स्किल की जहाँ सेलिंग की बात कर रहे हो, स्किल सेलिंग की बात कर रहे हो, वहां टर्म नेगोशिएशन यूज कर सकते हैं। बट लेकिन आप जहाँ वेजिटेबल सेल कर रहे हो, उसको नेगोशिएशन नहीं बोल सकते हो ना। ओके मैम। आप लोग दोनों चीजों का फर्क देखो, मतलब कंपैरिजन भी कैसे कैसे से कर रहे हो। मैंने पहले भी कहा था, भावुक ना हुआ करो। और वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेलिवेंट चीजों को कंपेयर किया जाता है, इररेलिवेंट चीजों को कंपेयर नहीं किया जाता। आप लोग इररेलिवेंट चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। सब्जी में और स्किल में अंतर नहीं है क्या? बटना stands for